नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण कोटे को बरकरार रखा है। सीजेआई यूयू ललित की नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय बेंच ने 3-2 के अनुपात में बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा, 103वां संविधान संशोधन वैध है। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिए जाने के फैसले पर असहमति जताई है और यह अपने आप में यूनिक है साथियों, क्योंकि सामान्यतः सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुमत के साथ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यही तो खूबसूरती है अपने देश और अपने लोकतंत्र। अगर आप ईडब्ल्यूएस क्या है, इसके मानदंड क्या हैं और इससे संबंधित तमाम पहलुओं को जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या पक्ष रखे, निजी संस्थानों ने क्या पक्ष रखे थे, आधारों पर इन्हें चुनौती दी गई थी, तो उस पर एक हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है। आप अपनी अवधारणा उसके जरिए मजबूत कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल हम लोग अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा ने इस 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी तथा उसके अगले दिन 9 जनवरी को ये राज्यसभा से भी पास हो गया। 12 जनवरी को विधि और न्याय मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है, अर्थात इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ये एक कानून बन गया है। फरवरी में इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई तथा 6 फरवरी को न्यायालय ने चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। 8 फरवरी को न्यायालय ने 10% ईडब्ल्यूएस कोटे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 8 सितंबर 2022 को सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में पीठ का गठन सुनवाई के लिए किया गया। 13 सितंबर को न्यायालय ने 3 मुख्य सवालों के आधार पर दलीलों को सुनना प्रारंभ किया। ये 3 सवाल मुख्यतः इस प्रकार से हैं। इन सवालों की चर्चा भी आपको उस डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना मूल ढांचे का उल्लंघन है अथवा नहीं है। दूसरा सवाल था कि ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था में एससी, एसटी, ओबीसी इन श्रेणियों को बाहर रखा गया है, तो क्या इस आधार पर भी मूल ढांचे का उल्लंघन होता है, अन्यथा नहीं। तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि आरक्षण की 50% सीमा का जो उल्लंघन हो रहा है वह मूल ढांचे का उल्लंघन है अथवा नहीं। इंदिरा साहनी वाद में 1992 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण 50% की सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इन्हीं 3 सवालों पर विस्तृत चर्चा होने के बाद 27 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखा और 7 नवंबर अर्थात ये बीतता हुआ सोमवार है, उसी के दिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा। यानी 3 जजों ने ये माना कि इन 3 सवालों में से किसी भी प्रकार से मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हो रहा है और 2 लोगों ने इसे उल्लंघन माना है। अब आइए जानते हैं कि आरक्षण के पक्ष में रहने वाले जजों के क्या क्या निर्णय थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 जज जो कि इसके पक्ष में थे। तो पहले जज की अगर हम लोग बात करें तो न्यायमूर्ति माहेश्वरी जी हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण असमानताओं का मुकाबला तथा समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर सर्वसमावेशी तरीके से आगे बढ़ा जा सके, इसके लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्यवाही का एक साधन है। यह न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का एक साधन है, बल्कि यह किसी भी वंचित वर्ग या समूह के समावेश का एक साधन है। आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान की किसी भी अनिवार्य विशेषता का उल्लंघन नहीं करता और न ही संविधान के मूल ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाता है। आगे उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणियों को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर करना या रखना समानता संहिता का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने यह भी कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि यह सीमा अपने आप में अनंत नहीं है। विशेष परिस्थितियों में इसे ब्रीच किया जा सकता है। कोई स्पेशल कंडीशन है
तो उसमें आप 50% की ये जो सीलिंग लगी हुई है 1992 के केस के जरिए उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। कई सारे स्टेटों ने ऑलरेडी कर रखा है। अगले जस्टिस की बात करते हैं जो इसके पक्ष में है, वो है न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जी, जो कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी के बयान से सहमत हैं और सहमति जताते हुए कहती हैं कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अलावा EWS के लिए राज्य द्वारा किए गए विशेष प्रावधान को एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जाए। EWS को अलग वर्ग मानना एक उचित वर्गीकरण होगा, इसे अनुचित वर्गीकरण नहीं कहा जा सकता है। आगे उन्होंने कहा यह संशोधन अनुसूचित जात, जनजात और SEVCs को प्रदान किए गए आरक्षण के विशेष अधिकारों को प्रभावित किए बिना सामान्य या अनारक्षित श्रेणी से EWS का एक अलग वर्ग बनाता है। इसलिए इस तरह से आरक्षण से SC, ST एंड SEVCs को बाहर रखना अनुचित नहीं है। जिस तरह से समान लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाना समानता के विरुद्ध है, उसी प्रकार असमान लोगों के साथ किया गया समान व्यवहार भी समानता के विरुद्ध है। आगे न्यायमूर्ति त्रिवेदी जी ने कहा यह परिकल्पना की गई थी कि आरक्षण की एक समयावधि होनी चाहिए और आजादी के 75 सालों बाद भी यह पूरा नहीं हुआ है। समाज के व्यापक हित में आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आरक्षण के लिए एक समय सीमा तय करने की सख्त आवश्यकता है, इसे हर समय के लिए जारी नहीं रख सकते हैं। अगले जस्टिस हैं हमारे न्यायमूर्ति JB पारदीवाला साहब, जो कि न्यायमूर्ति माहेश्वरी और न्यायमूर्ति त्रिवेदी जी के विचारों से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण अंत नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है, लेकिन इसे निहित या निजी स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। इसका वास्तविक समाधान उन कारणों को समाप्त करने में निहित है जिन्होंने समुदाय के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को जन्म दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये निजी या निहित स्वार्थ बन जाएगा। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया कि पिछड़े वर्ग के सदस्यों का जो बड़ा वर्ग शिक्षा और रोजगार के स्वीकार्य मानकों को प्राप्त कर चुका है, उन्हें पिछड़ी श्रेणियों से हटाया जाना चाहिए। इस दिशा में हमको प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उन वर्गों पर भी ध्यान दिया जा सके जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। अब आइए जान लेते हैं जिन जजों ने EWS आरक्षण के विपक्ष में अपना फैसला सुनाया है, उन जजों के विचार। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, इन दोनों जजों ने स्पष्ट तौर पर ये माना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति भट्ट ने अपनी राय में, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश UU ललित का भी समर्थन मिला है, उन्होंने कहा कि SC, ST, OBC को बहिष्कृत करना सामाजिक न्याय के ताने बाने और संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करता है। आगे उन्होंने ये भी ऐड किया कि यह 50% सीमा का भी उल्लंघन करता है, जिससे वर्ग विभाजन में बढ़ोतरी हो रही है। ये तो दोनों पक्षों के जजों के विचार थे साथियों, और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई मायनों में अहम इसलिए है साथियों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को पहली बार सही ठहराया गया है। भविष्य में आरक्षण के मानक और आयाम बदल सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। इंदिरा साहनीवाद में आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन माना गया था, आर्थिक नहीं माना गया था। लेकिन आर्थिक आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय के मुहर लगाने से एक नया दायरा भी खुल गया है। 2007 में IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक ऑब्जर्वेशन भी दी थी, जिसमें यह था कि SC/ST के रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। तो इसकी प्रबल संभावना है, जो ये हालिया जजमेंट अभी आया है, कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन पर भी विचार किया जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही साथियों, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।